बातें हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए ए है टू बी है, ए है रिएक्टेंट और टू बी है प्रोडक्ट, तो ए से टू बी होने को बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन और यहाँ से यहाँ होने को बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटर स्ट्रीम बन रहा है। देखिए वाटर स्ट्रीम बन रहा है, इसमें नीचे आग लगा हुआ है और हमने कुछ वाटर यहाँ लिया है और स्टीम वो बनना चालू हो गया। तो जो रिएक्शन होगा वो वाटर और ये स्टीम ऐसे रिएक्शन होगा। ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ बंद है, ये क्लोज कंटेनर है। अगर ये कंटेनर खुला होता तो स्टीम यहाँ से निकल जाता और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। पर ये बंद है तो स्टीम क्या हो जाएगा, ऊपर जाके धीरे धीरे ये जो छत पे लग के फिर वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होगा उसे बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, पर वाटर जो स्टीम होगा उसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा वाटर स्टीम होना चालू हो जाएगा। वाटर स्टीम होना जो चालू हो जाएगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और वो उसका रेट ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर ज़्यादा है, स्टीम तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो जैसे जैसे स्टीम फॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हो जाएगा। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा था, बैकवर्ड का रिएक्शन रेट कम था। धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन रेट घटेगा क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का मात्रा घटेगा, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि स्टीम का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, एक टाइम आएगा जहाँ बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाएगा। उसी टाइम को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और उस टाइम में थोड़ा सा वाटर होगा और ये स्टीम होगा। यहाँ हीट तो हमने दिया हुआ है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ज़्यादा वाटर दे देंगे, हम यहाँ ज़्यादा हीट दे देंगे। अगर ज़्यादा हीट हम दे दिए तो ये जितना वाटर है और घट जाएगा। अगर मान लीजिए हमको चाहिए मतलब वाटर ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, इस हीट को निकाल लेंगे, मतलब यहाँ हीट देना बंद कर लेंगे। तो धीरे धीरे जो स्टीम था वो धीरे धीरे वाटर होना शुरू हो जाएगा। अगर हम चाहते कि यहाँ वाटर ज़्यादा हो, स्टीम कम हो जाए, तो हम इस हीट को हटा लेंगे, मतलब इस हीट को निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जितना स्टीम होगा वो सब फिर से वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, अभी इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम इज़ द टाइम एट व्हिच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम इस चैप्टर में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे जैसे वाटर घटता चला जा रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी घटता चला जा रहा है। तो ये तय रहा कि अगर रिएक्टेंट घटेगा तो रेट भी घटेगा। तो इनिशियली वाटर इज मोर, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाईएस्ट। पहले हाईएस्ट होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटेगा। बट व्हेन वाटर इज डिक्रीज्ड देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। That means rate of reaction decreases gradually when concentration of reactant decreases। ये पहला चीज़ आपको याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका फर्स्ट ईयर में एक केमिकल इक्विलिब्रियम करके चैप्टर था, उसमें था कि मान लीजिए रिएक्टेंट है और ये A+2B 3C + 4D है। ए को इनिशियली हमने 200 लिया, इसको 500 लिया। इनिशियली तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे नहीं, ये जीरो होंगे। अगर इक्विलिब्रियम के टाइम में ये 200 से x घट गया, इससे अगर x घटेगा तो ये 500 से 2x घटेगा। क्यों? क्योंकि यह 2 है और ये c बढ़ के 3x हो जाएगा, 0 + 3x, और d बढ़ेगा 4x क्योंकि ये 4 है। अच्छा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चीज़ है। और एक चीज़ है y = mx + c, ये मैथ का चीज़ है जो कि यूज होता है। y = mx + c ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन को देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइन जो है ऐसे, ये आपका y इंटरसेप्ट है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है ये y इंटरसेप्ट c है। और m क्या है, स्लोप मतलब ये लाइन, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, आप जानते हैं ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है, जो राइट साइड में निकलता है वो पॉजिटिव x एक्सिस, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो नेगेटिव x एक्सिस। जो ऊपर होता है वो पॉजिटिव y एक्सिस, जो नीचे होता है वो नेगेटिव y एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल करेगा उसका टैन थीटा उसको बोलेंगे हम स्लोप, इसी को बोलते हैं स्लोप। तो इस स्ट्रेट लाइन का
इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा मैं इरेज करता हूँ। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखिए यहाँ थीटा हमारा ऑप्टिव से, ऑप्टिव मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, और टैन 90 प्लस थीटा नेगेटिव होता है, पर टैन 90 से कम पॉजिटिव होता है। तो ये जो थीटा है ये 90 से ज़्यादा है, तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि स्लोप जो है वो टैन थीटा है। पर इस लाइन का देखिए, ये लाइन को देखिए, ये लाइन जो है इसका तो सी है, ये वाई इंटरसेप्ट, इसका ये जो थीटा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हुआ है, और ये थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल हुआ है वो एक्यूट है। एक्यूट मतलब 90 से कम, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो इसका स्लोप लिखा है पॉजिटिव, इसका स्लोप लिखा है नेगेटिव। अच्छा, अब और एक बात थोड़ा मैं बोलता हूँ यहाँ। अगर यहाँ हम एंगल लेंगे, अगर हम ये एंगल लेते हैं, ये एंगल अगर थीटा होगा, ये एंगल भी तो थीटा होगा। तो अब और एक चीज़ करते हैं, ये एंगल लेते हैं, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी तो थीटा है, तो इस एंगल का टैन थीटा भी स्लोप होगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी और एक चीज़ आपको जानना है, जब y इक्वल टू एम एक्स और c जीरो हो जाएगा, c जीरो मतलब y इंटरसेप्ट जीरो, मतलब ये c जीरो हो जाएगा, तो ये लाइन ओरिजिन से निकलेगा, क्योंकि ये c जो अब जीरो है, देखिए यहाँ c इतना है, अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकला तो c तो जीरो हो गया, क्योंकि ओरिजिन से निकला, c इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो उस केस में c जीरो हो जाएगा। तो जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो रहेगा सिर्फ y इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ जो आपका y इक्वल टू एम एक्स में आपका m जो है वो हो जाएगा y बाई एक्स। अब इसको देखिए, ये y ये x, तो y बाई एक्स क्या होता है, p बाई बी क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो ये होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा हो जाएगा y बाई एक्स, तो m होता है आपका स्लोप। अब और एक चीज़ आपका जानना होगा, ln x होता है 2.303 log x, और ln e जो होता है वो होता है 1। ऐसा क्यों? क्योंकि ln e उसका बेस में रहता है e, तो e टू द पावर 1 इक्वल टू e, और log 10 इक्वल टू 1, क्योंकि log का बेस में 10 होता है, अगर बेस में कुछ नहीं है तो 10 है, तो 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है केमिकल काइनेटिक्स के पहले कुछ चीज़ जो आपको जानना हो। अब केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन 3 चीज़ जरूरी होता है, ये एनसीईआरटी का पहला सेंटेंस है। फिजिबिलिटी मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तब फिजिबल होगा। फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव क्या है मैं आपको बोल देता हूँ एक चीज़। मान लीजिए अगर एक गाड़ी है, आपने उसे ख़रीदा, छोटा सा गाड़ी, उसमें चाबी लगा हुआ है, पीछे से चाबी लगा हुआ है, और आपने चाबी मोड़ दिया, उसमें कुछ एनर्जी रहा, वो एनर्जी अभी वो गाड़ी खर्चा करेगा जाते ही। अब जब आप यहाँ अपना हाथ दिखा देते हैं, वो आपके हाथ में जाकर टकराएगा। कौन सा एनर्जी में टकरा? जो एनर्जी आपने उसमें दिया है। मान लीजिए उसमें आपने 60 जूल एनर्जी दिया है, अब वो 60 जूल एनर्जी खर्चा करेगा। सिस्टम अगर कुछ एनर्जी खर्चा करता है तो वो एनर्जी नेगेटिव होता है, मतलब उसमें -60 जूल अभी है खर्चा करने को, आपके हाथ में जाकर टकराया, आपके हाथ में 20 जूल दे दिया, ख़त्म। अभी भी उसमें कुछ एनर्जी है, -40 जूल एनर्जी है। जैसे आपने हाथ छोड़ा, फिर से वो चालू हो गया, तो उसका -40 जूल धीरे धीरे ख़त्म होगा, और उसका लास्ट में एनर्जी 0 हो जाएगा। जब सिस्टम किसी एनर्जी को खर्चा करता है उसे बोलते हैं फ्री एनर्जी। जो एनर्जी फ्री हो सकता है और जो एनर्जी यूजफुल वार्डन कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और डेल्टा जी वही होता है। डेल्टा जी होता है जितना एनर्जी फ्री होता है यूज करने के लिए, और जितना यूजफुल वार्डन वो कर सकता है। तो ये डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तब जाकर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा नहीं। अगर ये 0 है तो मान लीजिए गाड़ी अटक गया, मतलब इक्विलिब्रियम में पहुंच गए हम। अच्छा, तो फॉर फिजिबिलिटी डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अच्छा, अब एक्सटेंड टू व्हिच रिएक्शन विल प्रोसीड डिटरमाइंड फ्रॉम इक्विलिब्रियम, मतलब कितना एक्सटेंड तक इक्विलिब्रियम जाएगा। मतलब ये जो वाटर और स्टीम हमने दिया, ये जो हम हीट दिया, कितना एक्सटेंड तक इक्विलिब्रियम जाएगा। इक्विलिब्रियम जब होगा तो इसमें
अगर हम ज़्यादा हीट यहाँ दे देंगे तो थोड़ा सा वाटर बचेगा, अगर हमने कम हीट दिया तो ज़्यादा वाटर बचेगा। हाँ, अच्छा, तो यहाँ मान लीजिए कुछ वाटर बचा और यहाँ मान लीजिए ये स्टीम है। किससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, मतलब स्टीम का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है केसी। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में जितना स्टीम रहेगा, जितना वाटर रहेगा, उसका रेशियो होता है केसी। तो केसी से हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन कहाँ तक गया, जब तक इक्विलिब्रियम में पहुँचा नहीं कहाँ तक गया वो, ठीक है। वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर, जैसे टेम्परेचर के ऊपर। अगर हमने ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो वाटर कम हो जाएगा इक्विलिब्रियम का टाइम, ज़्यादा कम टेम्परेचर दिया तो वाटर ज़्यादा रहेगा, थोड़ा और ज़्यादा, ऐसे। तो ये होता है डिटरमाइन फ्रॉम इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कितना प्रोसीड किया, स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब कितना जल्दी से इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन पहुंचा, टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच एट इक्विलिब्रियम, कितना टाइम लगा उसे इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए। और जब कैटलिस्ट देते हैं तो वो रेट बढ़ जाता है, मतलब बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं हम। अब आते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी को बोलते हैं रेट। रेट होता है कोई फास्ट रिएक्शन होते हैं, फास्ट रिएक्शन जैसे आयोनिक रिएक्शन जो होता है, जैसे AgNO3 और NaCl को मैंने मिलाया, NaNO3 और AgCl निकला, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया। ये सब जितना रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन और आयोनिक रिएक्शन जिसमें आयन इन्वॉल्व होते हैं, वो सब फास्ट रिएक्शन होते हैं। स्लो रिएक्शन मतलब रोस्टिंग ऑफ आयरन, रोस्टिंग ऑफ आयरन तो बहुत धीरे धीरे होता है। और मीडियम रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च जब आप खाते हो, स्टार्च आपकी जो आप चावल खाते हो, रोटी खाते हो, उसमें स्टार्च होता है, वो जो आपका पेट में जाता है तो टूटता है, स्टार्च टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब टूटना, स्टार्च का टूटना। और वो इतना जल्दी भी नहीं होता, इतना लेट भी नहीं होता, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन उतना लेट नहीं होता, धीरे धीरे आपके पेट में हाइड्रोलिसिस होता है। और केन शुगर, जब आप शुगर खाते हो, कोई शुगर खाते हो, तो उसका भी हाइड्रोलिसिस होता है। वही हाइड्रोलिसिस को इन्वर्सन बोलते हैं, या बायोमोलिकुलर में पढ़ोगे कि क्यों इन्वर्सन होता है, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी केन शुगर जो है वो भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिवाइड होता है, वो उसका भी हाइड्रोलिसिस होता है। तो वो सब मीडियम स्पीड रिएक्शन है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ रेट। रेट का मतलब, रेट क्या होता है, देखिए रेट होता है, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, मान लीजिए यहाँ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, एक पर सेकेंड मतलब यूनिट टाइम में, पर सेकेंड में रिएक्टेंट जितना खत्म हुआ या प्रोडक्ट जितना आया, प्रोडक्ट जितना जन्म हुआ, उससे बोलते रेट। सो द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड फॉर यूनिट टाइम और द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और जो रेट में रिएक्टेंट खत्म होगा उसी रेट में ही प्रोडक्ट आपका आविर्भाव होगा। तो ये जो कर्व है, देखिए जो कर्व है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला ये जो है, ये जो रेट, इसमें देखिए रिएक्टेंट का ऐसे देखो, रिएक्टेंट का देखो टाइम के साथ जो आपका ये कॉन्सेंट्रेशन वाला है कर्व है, ये जो कर्व है यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट लोग का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। पर आप ये चीज़ देख लो कि ये जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, ये ऐसे नहीं होता कि प्रोडक्ट का ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जब रिएक्टेंट ख़त्म होता है धीरे धीरे, रेट भी तो घटता है ना, तो वो जो रेट है घटता है, इसीलिए ये कर्व ऐसा है। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा है, ठीक है, बताऊंगा। ये जो रेट होता है वो स्लोप ऑफ द कर्व होता है, और स्लोप यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्या चीज़ है मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, वो स्लोप ऑफ द कर्व होता है। मतलब ये जो कर्व है, मतलब ये जो कर्व है, इसका स्लोप होता है रेट। कैसे, थोड़ा मालूम करते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब ये होता है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो रहे हैं तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, जिस रेट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन पी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम। तो पर यूनिट टाइम जितना प्रोडक्ट में चेंज होगा, जितना प्रोडक्ट आविर्भाव होगा, उसी को बोलते हैं हम रेट। तो ये होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल।
और रेट जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का फाइनल ज़्यादा होगा इनिशियल से, तो फाइनल माइनस इनिशियल प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव होगा। लेकिन जब रिएक्टेंट का हम लेंगे डेल्टा आर लेंगे, वो आर एफ माइनस आर आई होगा, रिएक्टेंट का फाइनल माइनस रिएक्टेंट का इनिशियल। पर रिएक्टेंट तो घटता है, इसका मतलब रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो तो कम होगा, तो कम माइनस ज़्यादा जो कि नेगेटिव होगा। पर रेट तो पॉजिटिव है, रेट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखते हैं उसमें एक माइनस मार देते हैं ताकि रेट पॉजिटिव रहे, क्योंकि रेट इक्वल होता है। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जितना होगा माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी उतना ही होगा, इसी को बोलते हैं रेट। ठीक है, इसीलिए एक नेगेटिव हम लगा देते हैं, क्योंकि ये जो डेल्टा आर का वैल्यू होता है ये खुद ही नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये रेट जो है ये टैन थीटा के बराबर कैसे होगा? स्लोप तो टैन थीटा होता है ना, हम पढ़े हैं पहले, तो टैन थीटा के बराबर कैसे होगा? देखिए यहाँ इस कर्व में, देखिए इस कर्व में ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। इस प्रोडक्ट ग्राफ में हम ये ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, ये जो थीटा आप देख रहे हैं, ये थीटा जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको जो यहाँ बताया था इस वाले केस में, ये वाले केस में ये जो थीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा। और ये स्लोप कितना होगा? ये टैन थीटा कितना होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसमें यहाँ डेल्टा पी है, डेल्टा टी है, और टैन थीटा होता है पी बाई बी, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो टैन थीटा होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और टैन थीटा ही स्लोप होता है। तो हमें ये पता चला, वीडियो चल रहा है कि नहीं? हाँ, हमें ये पता चला कि स्लोप जो होता है वो रेट के बराबर होता है। अब इस वाले डायग्राम पे आ जाओ, अब ये वाले डायग्राम पे आ जाओ, रिएक्टेंट वाले डायग्राम पे आ जाओ। यहाँ ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये जो एंगल किया है ये ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 से ज़्यादा है, तो यहाँ तो स्लोप नेगेटिव होगा। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ ये वाले ट्रायंगल लेंगे, ये वाले ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ क्या डेल्टा आर, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन का लाइन है रिएक्टेंट के लिए। हाँ, ये हो गया डेल्टा आर, ये हो गया डेल्टा टी। तो यहाँ आपका जो टैन, ये जो आपका एंगल है थीटा वन, ये एंगल इस डायग्राम में देखिए, ये जो एंगल है ये एंगल के साथ समान है, मतलब ये है थीटा वन। अच्छा, और टैन थीटा वन जितना होगा, टैन थीटा टू इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा वन एक्यूट है, थीटा टू ऑब्ट्यूज है। अब इस डायग्राम में ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होगा टैन थीटा वन, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होगा टैन थीटा वन। पर स्लोप क्या है? स्लोप है टैन थीटा टू, क्योंकि थीटा टू होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो स्लोप यहाँ टैन थीटा टू है। तो टैन थीटा टू कितना होगा? माइनस टैन थीटा वन, तो माइनस टैन थीटा वन कितना होगा? माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो हो गया ना जो आपका, तो आपका ये जो टैन थीटा टू ये स्लोप हो गया, और ये हो गया आपका माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जो कि रेट। तो रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आते हैं एवरेज रेट। ये जो हम रेट निकाल रहे हैं ना यहाँ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये इसको बोलते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट जो माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। पर एवरेज रेट को तब हम कंसिडर करते अगर ये लाइन स्ट्रेट होता, तब एवरेज रेट हम कंसिडर करते। लेकिन ये लाइन तो कर्व है, तो अगर कर्व है तो हम एवरेज रेट तो कंसिडर नहीं कर सकते। हम यहाँ क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट कंसिडर करेंगे। आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब कोई जो लाइन है कर्व होता है, उसके लिए आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलता है। मतलब हम ये छोटा छोटा ट्रायंगल लेके करेंगे और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये ट्रायंगल तो बेंड है, इससे हम पूरा नहीं ले सकते। तो हम ये एवरेज रेट को इंस्टेंटेनियस रेट में लिखते हैं, और ये जो डेल्टा आर डेल्टा टी इसको डी आर लिखते हैं। क्यों? डेल्टा आर जब छोटा होता है ना, और डेल्टा टी जब छोटा होता है, बहुत छोटा, इसको हम डी आर में लिखते हैं। सो लिखा है कर्व इज नॉट स्ट्रेट, वीडियो चल रहा है ना, कर्व इज नॉट स्ट्रेट बिकॉज द रेट डिक्रीजेस आज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा,
वैसे ही रेट भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे डिक्रीज करता है। देखो इनिशियली, जब इनिशियली यहाँ आप देखो, इनिशियली यहाँ स्लोप कितना ज़्यादा है, देखो कितना ज़्यादा है स्लोप, पर यहाँ स्लोप कम है। स्लोप ज़्यादा है मतलब रेट ज़्यादा है इनिशियली, पर ये धीरे धीरे स्लोप घटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि रेट घटता चला जा रहा है। रेट क्यों घटता चला जा रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट घटता चला जा रहा है। यहाँ भी देखो जब प्रोडक्ट बढ़ता है तो इनिशियली कितना रेट में प्रोडक्ट बढ़ता है, देखो कितना रेट में, ये स्लोप कितना ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होगा ना। पर धीरे धीरे देखो ये स्लोप घटता चला जा रहा है, मतलब रेट घटता चला जा रहा है। और रेट होता है क्या, स्लोप ऑफ द कर्व। तो रेट घटेगा मतलब स्लोप भी घटेगा, मतलब स्लोप यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब ये जो स्लोप है ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर रेट नहीं घटता, रेट कांस्टेंट होता तो स्लोप यूनिफॉर्म होता, मतलब स्लोप ऐसे स्ट्रेट होता, मतलब ये लाइन ऐसे स्ट्रेट होता। पर स्लोप क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे आप आगे जाते हो, टाइम जैसे बढ़ता है, स्लोप घटता है क्योंकि रेट घटता है। सो वी यूज इंस्टेंटेनियस रेट इन प्लेस ऑफ एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, बस इसमें डी लगा दो। पर क्वेश्चन भी एवरेज रेट में आ जाता है, जैसे एवरेज रेट में भी क्वेश्चन आ जाता है। अब एक चीज़ देखो, मान लीजिए आपका ए टू बी हो रहा है, मैंने आपको बताया रेट तो पॉजिटिव है और समान है, रिएक्टेंट के लिए जितने, प्रोडक्ट के लिए वो उतना। अब मान लीजिए ए जो है वो इनिशियली 100 है और बी जो है वो तो 0 रहेगा इनिशियली। इक्विलिब्रियम टाइम में ना ए घट के 80 हो गया, तो ए कितना घटा, 20 घटा। अगर ए 20 घटेगा तो बी कितना बढ़ेगा, बी तो उसका 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है तो 40 बढ़ेगा। अगर यहाँ 3B होता तो 60 बढ़ता। तो बी तो 40 बढ़ा। अब देखो ये जो रेट क्या है, देखो अभी रेट, अभी देखो मैं अगर रेट निकालूंगा तो चलिए ए का रेट निकालते हैं, ए के हिसाब से रेट निकलते हैं। क्या होता है, -dr/dt, मतलब -da/dt। फाइनल कितना है 80, इनिशियल कितना है 100 बाय टाइम मान लीजिए यहाँ से 5 सेकेंड, तो टाइम मान लीजिए 5 सेकेंड। तो ये 80 - 100 कितना हो गया, -20 -20 +20 20/5, ये गया 20/5 जो कि हो गया 4। और बी के केस में चलो, बी के केस में क्या करते हैं, अगर हम बी के पीछे 2 लगाए ना तो 1/2 करेंगे, नहीं तो रेट इक्वल नहीं होगा। क्यों? देखो आप खुद देखो, dv/dt जब आप करते हो तो 40 फाइनल, इनिशियल कितना 0, टाइम कितना 5, तो 40 - 0 कितना हुआ 40/5। क्या इक्वल हुआ 20/5, 40/5 इक्वल हुआ नहीं, 1/2 इंटू करने में इक्वल होगा, तो 1/2 इंटू करेगा। अगर यहाँ 3b होता तो यहाँ 1/3 करते। इसीलिए जब कोफिशिएंट कुछ लग जाता है पीछे तो हम उसका फ्रैक्शन ले लेते हैं और ये दोनों चीज़ सेम हो गया। इसी हिसाब से अगर ये रिएक्शन होगा 2a + 3b 5c + 4d होगा, तो जब 2 होगा तो 1/2 माइनस क्यों लगाए, क्योंकि रिएक्टेंट घटेगा। और b में 1/3 लगेगा और c में वैसे 1/5 लगेगा, प्लस लगेगा क्योंकि c प्रोडक्ट है, और d में भी प्लस होगा और 1/4 होगा। अच्छा, अब एक बात आप सोचो, ये जो dB/dt है क्या होता है, dB/dt मतलब 40 - 0/5, यही चीज़ क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। रेट ऑफ फॉर्मेशन बी कितना होगा 40/5, पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कितना होगा 20/5, जो कि रेट है, पर ये होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, तो जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिखेंगे तब ये 1/2 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 1/2 अगर हम इंटू कर देंगे तब वो रेट बन जाएगा। पर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। रेट ऑफ फॉर्मेशन बी कितना होगा 40/5, जो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है। तो इस केस में अगर मैं बोलूँगा ए का रेट ऑफ डिसअपीरेंस, तो वो कितना होगा -da/dt, आपको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँगा बी का, जो बी है उसका रेट ऑफ डिसअपीरेंस, तो -dB/dt। सी का रेट ऑफ अपीयरेंस बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा dC/dt। हाँ, पर ये सब रेट है। डी का रेट ऑफ अपीयरेंस dd/dt, तो वही चीज़ सब लिखा है,
यहाँ रेट लिखा है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखा है माइनस टी ए बाई डी टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखा है डी सी बाई डी टी। अब ये क्वेश्चन दिया है 2a + 3b 5c + 4d इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज एक्स, अगर बी एक्स हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स, देन फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। चलिए हम इस इक्वेशन जो दिया है उसको यहाँ लिखो, रेट इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये सब समान है, एक ही चीज़ है, ठीक है। और जब हम कोफिशिएंट को इंटू करते हैं तो वो रेट बनता है। अब वो पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी जी एक्स, मतलब कौन सा चीज़ एक्स है, ये एक्स है, माइनस डी बी बाई डी टी एक्स है, तो माइनस डी बी बाई डी टी क्या है एक्स, तो रेट बन जाएगा x/3। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा इरेज करता हूँ और यहाँ देखो ये जो रेट है ये माइनस डी बी बाई डी टी बाई 3 है, तो माइनस डी बाई डी टी तो x हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ p x हो गया, तो रेट हो जाएगा x/3, तो रेट हमारा निकल गया x/3। तो अब ये पूछा है रेट पूछा है, तो रेट तो निकल गया हमारा x/3, यहाँ x की जगह जितना देगा उसको बाई 3 कर लेना, आंसर आ जाएगा। फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। अब इसको और इसको लिखो, अब ये जो माइनस डी बी बाई डी टी ये हो गया x/3 इक्वल टू 1/4 डी डी बाई डी टी। वो क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, मतलब डी डी बाई डी टी पूछा है, तो डी डी बाई डी टी कितना होगा, 4 को यहाँ लो तो 4/3 इंटू एक्स। अब चलो हम लिखें यूनिट ऑफ रेट, ये तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब चलो हम लिखते हैं यूनिट ऑफ रेट। रेट का मतलब क्या होता है, रेट जो हमने लिखा है यहाँ, क्या लिखे यहाँ, हम जो यहाँ रेट लिखते हैं और रेट लिख क्या लिखते हैं, माइनस हाफ डी ए बाई डी टी, ये सब चीज़ें लिखते हैं डी सी बाई डी टी। ये जो सी का ये जो ब्रैकेट लिखा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या है, सी का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी आप जानते हैं मोल पर लीटर, मोल लीटर इन्वर्स। हाँ, तो यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, अगर मान लीजिए आप यहाँ ले लो डी सी बाई डी टी को ले लो, ये चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, मोलैरिटी का चेंज का यूनिट, मोलैरिटी का यूनिट होगा। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है तो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इन्वर्स। नीचे क्या है डी टी, डी टी मतलब टाइम, टाइम किस में, सेकंड में ले लीजिए तो सेकंड इन्वर्स, ठीक है। तो यह हो गया मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। और अगर ये जो रिएक्शन होगा ये मान लीजिए सब गैसियस होगा, सब गैसियस है, तो गैसियस के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर भी लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह, कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक मान लीजिए ऐसा है, एक जार है जिसमें क्या है ना O2 गैस है, ये यहाँ तक है, H2 गैस है। O2 देखो बहुत ज़्यादा है, O2 मान लीजिए 10 मोल है और H2 जो है वो 2 मोल है। तो बताइए इस चैम्बर में जो टोटल प्रेशर होगा उसमें ज़्यादा हाथ किसका होगा, O2 का या H2 का, O2 का होगा। तो O2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, तो उसका क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा ना, मोल फ्रैक्शन है ना, ये O2 का 10 मोल है, इसका 12 मोल है, मतलब 2 मोल है, तो टोटल मोल कितना 12, तो O2 का मोल फ्रैक्शन कितना है 10/12, और H2 का मोल फ्रैक्शन कितना है 2/12। एक मिनट, तो मैं ये बोल रहा था अगर ये मोल फ्रैक्शन इसका ज़्यादा है क्योंकि इसका मोल नंबर ज़्यादा है, तो अमाउंट जितना ज़्यादा होगा व कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। तो जब गैस होते हैं तो गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये जो डी ए बाई डी टी लिखा है इसके जगह हम यूज़ कर सकते हैं डी पी ए बाई डी टी। तो जो रेट है वो तो पार्शियल प्रेशर बाई टाइम हो गया, प्रेशर का यूनिट क्या है एटीएम बार, ये सब होता है, हम एटीएम ले लेते हैं, नीचे सेकंड ले लेते हैं, तो एटीएम सेकंड इन्वर्स, तो रेट का यूनिट हो गया एटीएम सेकंड इन्वर्स, ये होता है रेट का यूनिट। अब एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि एक रिएक्टेंट 0.03 था, हो गया 0.02 25 सेकंड में, तो 25 सेकंड में हो गया, तब उसका रेट निकालिए, एवरेज रेट निकालिए। तो 0.03 था, वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ, हो गया 0.02, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल माइनस कर देना क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और बाय 25 तो निकल जाएगा रेट। फिर और एक दिया है 2A गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, इसमें दिया है 0.5 था, हो गया 0.4,
तो रेट निकालिए। यहाँ क्या था ना, रिएक्टेंट के पीछे कुछ नहीं था, पर यह रिएक्टेंट के पीछे 2 है, तो 1/2 तो करेंगे आप, तो 1/2 कर लो, और यहाँ ये फाइनल डाल दो, इनिशियल डाल दो, इसको डाल दो, रेट निकल जाएगा। यहाँ डी क्यों लिखा है, क्योंकि वो रेट पूछा है। अगर रेट पूछेगा तो डी डाल देना, अगर रेट या इंस्टेंटेनियस रेट पूछे तो डी डालना, अगर एवरेज रेट पूछेगा तो डेल्टा डालना, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को? ये सारे फैक्टर, 6 फैक्टर। तो पहले चलो एक एक फैक्टर को पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैंने आपको बता रखा है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो रेट ज़्यादा होगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लो, ऐसे एक एग्जाम्पल पहले ले लो। एक ऐसे रूम है या एक जार है, जार में आप एक मोमबत्ती को जल, ठीक है, लगा दो। मोमबत्ती क्या होता है, मोमबत्ती का जो ये होता है, ये कार्बन होता है प्लस O2 जलता है, CO2 निकलता है, यही रिएक्शन होता है। मोमबत्ती का ये जो ऊपर वाला चीज़ जो जलता है ना, वो कार्बन है, कार्बन जलता है, और उसका O2 के साथ रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, धुआं निकलता है। जब ये रूम बस, और जब ये जार CO2 गैस में फुल हो गया होगा तो O2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो इसका जो लॉ है বা इसका जो रेट है ये डिक्रीज कर जाएगा और धीरे धीरे ये बुझ जाएगा। तो इसी को एनसीईआरटी ने इससे दिया है, एक चीज़ दिया है कि अगर एक मोमबत्ती को आप जला रहे हो एयर में क्या होता है, N2 और O2 होता है, तो उसमें जितना जोर जलेगा, अगर एक जार में आप प्योर O2 ले जाए, मतलब पूरा ऑक्सीजन ही सिर्फ ले आए, तो वो बढ़िया से जलेगा, ठीक है, बढ़िया से जलेगा। वो वही लिखा है, आज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। ए कैंडल बर्न नॉर्मली इन एयर इन व्हिच ऑक्सीजन इज डाइल्यूटेड बाय नाइट्रोजन, क्योंकि एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है बहुत मात्रा में। बट व्हेन प्योर O2 इज टेकन इन द जार देन द रेट ऑफ बर्निंग इंक्रीजेस। अब टेम्परेचर रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम रिएक्शन को एनर्जी देते हैं, तो रेट भी बढ़ेगा। अगर वाटर स्टीम हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर देंगे तो जो क्या हो जाएगा, रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वो बोल रहा है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करते हो तो रेट ना 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और ये के क्या लिखा है मैं आपको बाद में बताऊंगा, के क्या है, रेट कांस्टेंट वाला चीज़ क्या है मैं बाद में बताऊंगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है मैं बाद में बताऊंगा। बस इतना जान लो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो रेट 2 to 3 टाइम बढ़ जाएगा। और ये वही चीज़ें यहाँ और कैटलिस्ट अब आ गया। कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट को बढ़ा देता है। उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है और कुछ हीट निकलता है। पर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट को हीट देते हैं तब जाकर प्रोडक्ट होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन देता हूँ। देखो, एक्सोथर्मिक जैसे हम कोयला जलते हैं, कोयला को जलते हैं और एनर्जी निकलता है, वो है आपका एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकलता है। पर कोयला को जलाने के लिए थोड़ा सा एनर्जी हम पहले देंगे, फिर एनर्जी फिर उसमें निकलेगा। पर अगर हम वाटर को स्टीम करते हैं तो वो तो एंडोथर्मिक है, पूरा हम हीट देंगे तब जाकर ये प्रोसेस होगा। हाँ, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए और से इसको देखिए एक चीज़ देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसके साथ कुछ हीट मिला, फिर जाकर रिएक्टेंट का एनर्जी हुआ, तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है। इसमें रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी मिला, फिर जाकर प्रोडक्ट हुआ, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ये तय रहा कि एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होगा। अब क्या ना, कभी कभी याद नहीं रखता कि एक्सोथर्मिक में किसका एनर्जी ज़्यादा होता है। इससे मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, कोयला जलना होता है कि नहीं, कोयला जब जलेगा उसको छू लो, कितना एनर्जी मतलब फील होगा, मतलब तो इसी में से ऐसे कुछ सोच के आप सोच लो, कोयला रिएक्टेंट है कि नहीं, तो उसको छू लो तो आपको मतलब एनर्जी फील होगा कि नहीं जब कोयला जल रहा है। तो इसलिए एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट का ज़्यादा है। इससे सोच लो, ये कोई लॉजिक हुआ नहीं, पर ऐसे आप सोच सकते हैं, सोच के आप याद रख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर हम इसे ग्राफ करें, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको ठीक से दिखाई दे रहा है कि मैं आपको दिखा दूँ, ये जो ग्राफ है ऐसा, ये रिएक्शन पाथ है, मतलब रिएक्शन अभी चल रहा है यहाँ, ये एनर्जी है। अब एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्टेंट एनर्जी ज़्यादा है, तो ये ER मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
तो ग्राफ होगा ऐसे, क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम। इस जगह रिएक्शन होगा, ये जगह रिएक्शन होगा। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए रिएक्टेंट का एनर्जी इतना है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कुछ तो एनर्जी हमको देना पड़ेगा। जैसे कोयला को जलने के लिए मैचिस लगाएंगे, तेल थोड़ा डालेंगे, किरोसिन थोड़ा डालेंगे, फिर जाकर चीज़ होगा। तो यहाँ आपको जितना एनर्जी चाहिए ना, और रिएक्टेंट को रिएक्शन कराने के लिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जितना एनर्जी देंगे ताकि वो एक्टिवेटेड हो जाए। हाँ, क्यों एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है एक्चुअली। हाँ, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलता है। यहाँ देखो कितना कम है, क्योंकि कोयला को हम थोड़ा सा मैचेस लगा देंगे तो वो तो जलेगा, लेकिन एंडोथर्मिक मतलब वाटर स्टीम होगा, उसको तो एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखो कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, यहाँ प्रोडक्ट का ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, रिएक्टेंट कम तो रिएक्टेंट का कम हो गया। ये ग्राफ ऐसे हो गया। और देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितना ज़्यादा दरकार पड़ता है। कैटलिस्ट क्या करता है, दो तरह का कैटलिस्ट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि रेट को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि रेट को घटाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का पाथ को ही चेंज कर लेते हैं। मतलब ऐसा कर लेते हैं, देखो ऐसा तो क्या कर लिया, रिएक्शन की पाथ को चेंज कर लिया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी घट गया कि नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी घटाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को और ज़्यादा स्लो कर देगा। तो वो पाथ ऐसा चूज करेगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगे। इसमें भी वही चीज़ है, नेगेटिव कैटलिस्ट देखो ये पाथ चूज कर रहा है, छोटा पाथ, हाँ, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। पर नेगेटिव कैटलिस्ट ये करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट को बोलते हैं इनहिबिटर। तो यहाँ वही चीज़ लिखा है जो मैंने अभी बोला। ए कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मतलब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट का कुछ केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा, जो है कैटलिस्ट वही रहेगा, लेकिन वो रेट को बढ़ा देगा। जैसे एग्जाम्पल आपका KClO3 KCl और O2 में कन्वर्ट हुआ, इसमें MnO2 कैटलिस्ट है, इसको याद रखना। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा डिफाइन कैटलिस्ट एंड गिव एन एग्जाम्पल, इसको याद रखना बहुत आसान थोड़ा तरीका है। ये जो H2 और H2O मिलके हुआ, ये फ्यूल सेल वाला रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो यूज होता है। उसमें ये जो प्लैटिनम दिया जाता है, स्पॉन्जी प्लैटिनम इसमें दिया जाता है कैटलिस्ट, मैंने आपको बताया था वहाँ। और ये प्लैटिनम कैटलिस्ट है, इसको तो याद रखना इजी है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, तो इसी को ही याद रख लेना। और द सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंस स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर और नेगेटिव कैटलिस्ट, जो कि स्लो करता है। H2O2 का डिकम्पोजिशन, जो H2O2 होता है उसका डिकम्पोजिशन देखो, वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ, H2O और O2 में कन्वर्ट होता है, उसके लिए H3PO4 नेगेटिव कैटलिस्ट है, स्लो कर देता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट मिलते हैं तो एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। वो कहाँ फॉर्मेशन होता है, इस जगह, वो इस जगह फॉर्मेशन होता है, यहाँ मतलब इस जगह, यहाँ फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ की चोटी पर फॉर्मेशन होता है, और वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स टूट जाता है प्रोडक्ट और कैटलिस्ट में। तो कैटलिस्ट जैसा था वैसा होके निकल आता है, लेकिन बीच में वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराता है। तो कैटलिस्ट फॉर्म्स ए टेम्पररी बॉन्ड। कैटलिस्ट क्या करता है, टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है रिएक्टेंट के साथ, with reactant to form an intermediate complex which decomposes to give rise to product and catalyst, जो कि डिकम्पोज हो जाएगा प्रोडक्ट और कैटलिस्ट में, और वो इंटरमीडिएट का कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। तो कैटलिस्ट इज कंज्यूम्ड इन वन स्टेप, ये स्टेप में कंज्यूम हुआ एंड रीजनरेट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, फिर एंड ऑफ द रिएक्शन में रीजनरेट हुआ। इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब आते हैं नेचर ऑफ कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट जो होता है ना, वो स्मॉल अमाउंट का चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डेल्टा जी, डेल्टा जी के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज कैटलिस्ट सिर्फ काम करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है उसी में ही काम करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कैटलिस्ट काम नहीं करता, ठीक है। तो डेल्टा जी के ऊपर कुछ इफेक्ट उसका पड़ता नहीं। अब आप बोलेंगे एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैटलिस्ट को दे दो वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। डेल्टा जी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका। डेल्टा जी का वैल्यू जो है
कैटलिस्ट उसको चेंज नहीं कर पाएगा। कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट इट हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्टर, मतलब इक्विलिब्रियम को जल्दी ला लेता है पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, वो क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट स्टीम बाय वाटर। अब ये जो रिएक्शन है, मान लीजिए इसमें कुछ कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है। कैटलिस्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम जल्दी रीच करा देगा, मतलब इक्विलिब्रियम के टाइम में मान लीजिए ये जितना हीट दिया उसे तो हम कांस्टेंट रखेंगे, हीट देने से तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। मैंने बोला था हीट देने से, पर हीट अगर सेम रहा, मान लीजिए वाटर इतना रहेगा, स्टीम उतना रहेगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन को आपका कैटलिस्ट चेंज नहीं कर सकता, पर यहाँ से यहाँ तक जल्दी पहुँचा देगा वो, पर इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो किसी के वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। तो जो कैटलिस्ट किसी के वैल्यू के साथ कुछ नहीं कर सकता। अब कहाँ तक था मैं, यहाँ तक, हाँ। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट कैटलाइजेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू सेम एक्सटेंट। फॉरवर्ड को जितना बढ़ाता है बैकवर्ड को भी उतना बढ़ाता है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम रीचेस फास्ट। इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब होता है ना, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाता है, तो मतलब कैटलाइज करता है, ठीक है। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अभी मैंने बताया था, ये जो पहाड़ का चोटी है, इस पहाड़ को चोटी को कम कर देता है कैटलिस्ट अल्टरनेट पाथ चूज करके। और रोल ऑफ कैटलिस्ट इज वेरी स्पेसिफिक, मतलब एक रिएक्शन के लिए अगर कैटलिस्ट, एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज होता है, मतलब एक रिएक्शन के लिए कोई दूसरा अलग अलग कैटलिस्ट नहीं होता, और जो कैटलिस्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है, उसी रिएक्शन के लिए वही कैटलिस्ट यूज होगा। अब बताइए ये तो आपका खत्म हो गया, मतलब क्या क्या खत्म हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट खत्म हुआ, टेम्परेचर खत्म हुआ, कैटलिस्ट खत्म हुआ, तीन चीज़ें अब खत्म हुआ। अब यह का नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब देखिए सेम तरह का रिएक्शन है, वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ, ये सेम तरह का रिएक्शन है, NO2 प्लस हाफ O2 NO2, CO प्लस हाफ O2 आपका CO2, यहाँ भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर, यहाँ भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, पर ये फास्ट है, ये रिएक्शन स्लो है। मतलब ये जो पहला रिएक्शन है ये फास्ट है पर ये स्लो है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट NO2 है, यहाँ रिएक्टेंट CO है, तो रिएक्टेंट जब डिफरेंट होगा रेट भी डिफरेंट होगा। और एक एग्जाम्पल ले लो, Fe+2 को Fe+3 करो, मतलब ऑक्सीडेशन करो, इसमें एसिडिक KMnO4 दे दो। एसिडिक KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो ऑक्सीडेशन करता है Fe+2 से Fe+3, C2O4-2 से CO2 करते हैं। अब C2O4-2 को थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ये होता है C2O4-2, ये आपका SA और ये O-, ये SA-O-, ये एक एसिटेट आयन, ये एक एसिटेट आयन, तो इसको बोलते हैं C2O4-2। इसको CO2 क्या करेगा, मतलब बीच में बॉन्ड को तोड़ेगा, ये CO2 बन जाएगा, ये CO2 बन जाएगा। ये जो रिएक्शन फास्ट होगा Fe+2 से Fe+3, क्योंकि इसमें कुछ बॉन्ड ब्रेक करना नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को खींचना है। पर यहाँ C और C का बॉन्ड को ब्रेक करना है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये प्रोसेस स्लो हो गया। इसीलिए वो लिखा है बिकॉज C2O4 आयंस टू CO2 रिक्वायर्स ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, और यहाँ लिखा है, और ये लिखा है इन गैसियस स्टेट, जब गैसियस स्टेट होगा तो रेट इज फास्टर देन लिक्विड और सॉलिड स्टेट। ऑब्वियसली गैस स्टेट में ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि गैस ज़्यादा आपस में मिल पाएंगे, लिक्विड स्टेट में कम हो जाएगा। अब आता है रेडिएशन मतलब हीट, मतलब सनलाइट। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन डू नॉट रिएक्ट इन डार्क। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं, HCl बनाते हैं, वो डार्क में रिएक्शन करते नहीं। अल्ट्रावायलेट लाइट दे दो, मतलब सनलाइट दे दो, वो लोग रिएक्शन करेंगे। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो क्यों है? क्योंकि लाइट में फोटोन्स होते हैं। जैसे नदी के पास जो बालू होता है ना, बालू में क्या है, बालू में तो बालू होता है ना, मतलब छोटा छोटा सैंड होता है ना, छोटा छोटा सैंड को लेके हम नदी के किनारे जो बालू है उसे बना सकते हैं, मतलब वो जो सैंड का एक समुंदर होता है वो पूरा, जैसे वो चीज़ सैंड का समुंदर है, लाइट भी वैसे फोटोन का समुंदर है। लाइट में बहुत सारा फोटोन होता है, तो फोटोन क्या करता है, ये चीज़ कर पाता है। और ये जो H जो लिखा है, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन, H होता है प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। हाँ, और ये इसको बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोन्स ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को आप सोच लो,
एक बड़ा सा ऊड है, ये एक ऊड है, इसको जलाना आसान होगा कि इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, इसको जलाना आसान होगा। छोटे छोटे टुकड़े जब करते हो उसको जलाना आसान होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब छोटे छोटे टुकड़ा करते हो तो ये बिखर जाता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। हाँ, तो उसी तरह एक कोल मान लीजिए, बड़ा बड़ा कोल है, उसको जलाना आसान होगा कि कोल को पाउडर कर लो, पाउडर करने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उसको जलाने आसान होगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है या हम छोटे छोटे करते हैं, हाँ, तो रेट बढ़ जाता है। स्पेशली इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिएक्शन मतलब जब कार्बन के साथ, मतलब ये जो कार्बन कोल है, कार्बन के साथ जब जलाएंगे, जलाने के बाद करें कि ना, जलाने के बाद कर रहे कि नहीं हम, तो O2 जब मिलाएंगे तो CO2 निकलेगा। तो ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। ये कार्बन होता है सॉलिड, O2 होता है गैस, सॉलिड और गैस मिलके गैस बनाएंगे। तो ये तो आपका हेट्रोजीनियस रिएक्शन हुआ। हेट्रोजीनियस रिएक्शन मतलब अलग अलग स्टेट वाला। तो जब स्टेट अलग अलग होगा तो सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा। तो ये हो गया जितना के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? देखिए, ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए प्लस बी सी सी प्लस डी, और ए छोटा भी उनका नंबर ऑफ मोल्स है और कोफिशिएंट है। तो रेट क्या होगा? रेट मतलब फॉरवर्ड रेट की बात कर रहे हैं। रेट क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। ए टू द पावर ए मतलब ये कोफिशिएंट जो होगा बी टू द पावर बी। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे, कांस्टेंट जोड़ देंगे तो इक्वल टू बन जाएगा। तो रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। के होता है रेट कांस्टेंट। और अगर रेट ज़्यादा होगा तो रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। तो ये ए टू द पावर ए, ये ए क्या है? ए होता है कॉन्सेंट्रेशन। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? मोलारिटी। मोलारिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? W बाई mv। हाँ, W क्या होता है? मास। और ये क्या होता है? मॉलिकुलर मास। V क्या होता है? वॉल्यूम। हाँ, मास इन्वॉल्व रहता है कि नहीं? मॉलिकुलर मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन हमारा जो W है वो चेंज होगा कि नहीं? तो रिएक्टेंट का W जितना ज़्यादा होगा, एक्शन उतना बढ़िया होगा। इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ, अच्छा, तो ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जब ए हो जाएगा 1, मान लीजिए ए का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1, बी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1, तो ये फॉर्मूला में 1 डाल दो। रेट हो जाएगा के इंटू 1 टू द पावर ए इंटू 1 टू द पावर बी, जो कि 1 होगा, तो रेट हो जाएगा के। तो जब यूनिट कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे, तो के हो जाएगा रेट। तो के को हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेट, क्योंकि स्पेसिफिक होता है पर यूनिट। तो सो रेट कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब बताए रेट लॉ। रेट लॉ क्या बोला कि लॉ ऑफ मास एक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है? वो बोला अगर ये रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। एक्स वाई क्या है? वो बोला कि एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। मतलब ए और बी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब दो तरह की रिएक्शन होता है। एक होता है सिंपल रिएक्शन, जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि एक ही स्टेप में हो जाता है। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? उसका वेरियस स्टेप होता है। तो एक सिंपल रिएक्शन हम देखते हैं। ये एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें 2NO प्लस O2 होता है, 2NO2। इसमें रेट क्या होगा? रेट इक्वल टू के इंटू NO2 टू द पावर 2, क्योंकि NO के पीछे ये रिएक्शन, इसमें NO है, हाँ। तो NO की पहले 2 है तो NO का स्क्वायर, और O2 के पीछे कुछ नहीं है तो O2 टू द पावर 1। तो ये हो गया आपका रेट, जो कि सिंपल रिएक्शन है। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो 4HBr प्लस O2, ये इसमें जो रेट होगा वो होगा HBr टू द पावर 1 इंटू O2 टू द पावर 1। पर HBr के पीछे तो 4 है, या 1 कैसे आया? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो 3 मतलब कुछ स्टेप को लेके बनता है। ये रिएक्शन 3 स्टेप है इसका, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है ना, उसी का कंसिडरेशन लिया जाता है रेट लॉ में। ये जो रेट का एक्सप्रेशन है उसी को ही लिया जाता है। जैसे यहाँ HBr टू द पावर 1 है, क्योंकि यहाँ HBr 1 मोल है, O2 भी वो 1 मोल है, तो 1 ले लिया। ऐसा क्यों? स्लो रिएक्शन को ही हम क्यों चूज करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में? इसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। 3 फ्रेंड है A B C, तीनों डिसाइड किए कि मूवी चलेंगे और शॉपिंग करेंगे, ऐसे कुछ करने में निकले। B और C तुरंत रेडी होकर निकल गए। हाँ, निकल के बाहर खड़े रहे। A को बोले आ जाओ। A लेकिन अभी तक नहा रहा है।
अभी तक उसका नहाना ख़त्म नहीं हुआ। तो जब तक ए का नहाना ख़त्म नहीं हुआ, ड्रेस नहीं पहनेगा, तब तक ए बी सी क्या निकल के जा पाएंगे घर से? नहीं। तो ए और बी और सी का जो घर से निकलना और जाना किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ? ए के ऊपर डिपेंडेंट हुआ, जो कि स्लो है। पर बी और सी तो फास्ट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है नहीं। ए स्लो है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्साइजेशन में स्लो स्टेप जो है ना, उसी का रेट ही हम यहाँ लिखेंगे, उसी को ही, मतलब वही चीज़ को हम यहाँ यूज करेंगे। तो रेट लॉ वही बात बोला कि ये जो एक्स और वाई ना, ए और बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा कि सिंपल रिएक्शन में होते हैं एक्स वाई ए और बी के साथ इक्वल, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होते नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए 1 1 है, पर यहाँ 4 और 1 है। ये 1 1 कहाँ से आया? यहाँ से आया, स्लो स्टेप से आया, फास्ट स्टेप से नहीं। तो इसी को बोलते हैं आपका रेट लॉ। रेट लॉ में और एक चीज़ है, रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, और इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। अब आप पूछेंगे सर ए के पहले तो आपका ये है, ए है, तो आप ये माइनस ए 1 बाई ए क्यों नहीं लिखते? वो इसीलिए लिखा है, वो एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखे हैं, उसका इसका यूज कुछ नहीं है। बस आपका क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, और इसको वो लिख दिया ऐसे। वो बोले रेट को ऐसे रिप्रेजेंट किए, ये रिप्रेजेंटेशन है, ना कि रेट का फॉर्मूला है कि माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है। और अच्छा, और एक चीज़ है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ये क्या होता है? देखिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? रेट लॉ की एक्सप्रेशन में जो आपका है 1 1, उसको प्लस कर दो, 1 + 1 2, ये होता है ऑर्डर। रेट लॉ की एक्सप्रेशन में ये 2a1 होता है, उसको ऐड कर दो, 2 + 1 = 3, ये होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर होता है रेट लॉ की एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट है, मतलब ये जो कोफिशिएंट है वो तो पावर होगा ना, तो उन लोगों को ऐड कर दो, जो होगा वो हो जाएगा ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? मॉलिक्युलरिटी होगा रिएक्शन में जो कोफिशिएंट है उसको ऐड करो, 2 + 1। आप बोलेगे अच्छा ये सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है, लेकिन नहीं, मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होता नहीं। आप बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का 4 + 1 होगा 5, नहीं, मॉलिक्युलरिटी एग्जिस्ट नहीं करता कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी एग्जिस्ट ही करता नहीं, ठीक है। अगर मैं इस एक के रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी निकालूँ तो इसका मॉलिक्युलरिटी होगा 2, इसका मॉलिक्युलरिटी होगा मतलब 2, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, मतलब। लेकिन इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी हम 4 + 1 5 नहीं बोल सकते, 4 + 1 5 नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? ऑर्डर जो है ना वो सिंपल रिएक्शन का होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी होता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी सिर्फ सिंपल रिएक्शन का एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ ऑर्डर है आपका 3, मॉलिक्युलरिटी भी 3 है। सिंपल रिएक्शन के लिए ऑर्डर जितना है मॉलिक्युलरिटी उतना है, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सिर्फ ऑर्डर निकलेगा, और वो होगा जो स्लो रेट है, उसी हिसाब से जो रेट एक्सप्रेशन लिखा गया उनका जो पावर है उसको मिलाने पर जो होगा वो होगा ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं आगे। देखिए ये मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच ये डिफरेंशिएशन एक दिया है। ऑर्डर क्या है? इट इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। अभी भी मुझे बताया जो रेट लॉ में उसका जो एक्सपोनेंट होगा उसका सम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो अभी मैंने बताया। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्युलरिटी है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट स्पीसीज कोलाइड करते हैं, मतलब रिएक्शन में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी हैज़ नो मीनिंग, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर निकल सकता है डिटरमाइन फ्रॉम द स्लो स्टेप, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर, इट कैनॉट बी फ्रैक्शन और जीरो, बट ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन और जीरो। आप बोलेंगे सर ऑर्डर कैसे फ्रैक्शन जीरो हो गया? ऑर्डर निकलेगा एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, बताऊंगा मैं आपको। मॉलिक्युलरिटी कैन बी फाउंड फ्रॉम द रिएक्शन, रिएक्शन को देख के आप निकाल सकते हैं मॉलिक्युलरिटी, मतलब सिंपल रिएक्शन में। लेकिन ऑर्डर इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है। और बोथ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड 3 को एक्सीड नहीं कर सकता, ये होता है सिमिलरिटी। और इसमें देखिए ऑर्डर ना जो है वो 3 से भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब 4th 5th ऐसे हो सकता है, पर वो बहुत रेयर होता है। हाँ, लेकिन मॉलिक्युलरिटी जो है ना वो कभी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। सो व्हाई मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 3 इज़ रेयर? मॉलिक्युलरिटी रेयर क्यों है? मतलब 3 भी रेयर होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब
कोई रिएक्शन होता है A प्लस बी प्लस सी और ये प्रोडक्ट निकलता है। मान लीजिए ये 3 मॉलिक्यूल है A2 B2 C2। अब B2 और C2 जब कोलिजन होगा इन दोनों में, उसी टाइम A2 को आके उनके साथ कोलिजन करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट बात है। क्योंकि आप युद्ध देखे तो होंगे, महाभारत युद्ध, जैसे एक तीर आता है, ऐसे तीर और एक तीर आता है। महाभारत युद्ध में जो तीर होता है, एक योद्धा तीर मारता है, एक योद्धा तीर मारता है, तो ये टकराव होता है। अगर एक योद्धा को बोला जाए कि उसी टाइम तुम भी तीर मारो, जब वो दोनों कोलिजन करेंगे तुम्हारे तीर भी उसी टाइम कोलिजन करेंगे, वो बोला नहीं, हमको इतना तो पता नहीं होगा ना। तो ये जो है तीर का चीज़, वही चीज़ यहाँ होता है। सो आज द साइमल्टेनियस कोलिजन लिखा है, द साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स मीन्स द थर्ड मॉलिक्यूल मस्ट collide the other 2 molecules at the same time when they are in the process of collision। मतलब जब वो कोलिजन की प्रोसेस में होंगे तब कोलाइड करना पड़ेगा। अब आते हैं सीडो, अब आते हैं ये तो हो गया एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। अब आते हैं सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। जो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस का प्रिंसिपल होता है, ऑर्गेनिक का मेरा वीडियो में मैंने दिखाया था। ऐसे जो वाटर है, वाटर ऐसे H+ और OH- होता है, और ये यहाँ से टूटता है प्लस माइनस होके, और ये माइनस चला जाता है प्लस को लेके, जो कि C2H5OH बनाता है, और ये प्लस चला जाता है OH को लेके, जो कि CH3COH बनाता है। ऐसे करके होता है। और ये जो रिएक्शन है, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। अब ये जो रिएक्शन होता है, वीडियो चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है। इस ईस्टर है, ईस्टर के साथ हमने पानी मिलाया और एसिड दिया। एसिड देंगे नहीं तो वाटर H+ और OH- में टूटेगा नहीं। तो एसिड में जब वाटर मिलाते हैं तो ये निकलता है। अब जो रेट होता है वो K × ओनली दिस होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड का कंसंट्रेशन हम लेते नहीं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है वो पानी के अंदर होता है। भाई पानी के अंदर हम ईस्टर डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ हम ईस्टर का ही निकालेंगे, पानी तो भरपूर है। तो लिक्विड और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन लेते नहीं। क्योंकि मान लीजिए एक रिएक्शन सॉलिड के ऊपर हो रहा है, मान लीजिए सॉलिड के ऊपर कुछ रिएक्शंस हो रहा है या कुछ और हो रहा है रिएक्शन, क्या हम सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे? नहीं। इसलिए लिक्विड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन लेते नहीं। उनका कॉन्सेंट्रेशन 100% होता है। 100% मतलब 1, ठीक है, उनका 1 होता है। इसलिए इंटू यहाँ 1 कर दो, मतलब H2O⁴ कर दो, जो कि 1 हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे तो ये रिएक्शन में ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। पर मॉलिक्यूलरिटी कितना है? मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी मीनिंग रखता है। मॉलिक्यूलरिटी होता है आपका रिएक्शन में कोफिशिएंट, ये 1 है, ये 1 है, तो 2 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। पर रेट क्या होगा? 1। और ये जो है ये एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है, पर इसको बोला जाता है सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बोला जाता है सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, पर है ये बायोमोलिकुलर, ठीक है। अच्छा, इसको सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है। पर एक सपोनिफिकेशन रिएक्शन है जो कि बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है। बेसिक हाइड्रोलिसिस ईस्टर में क्या होता है, जब इसके साथ हम NaOH मारते हैं तब क्या होता है, ये CH3COONA फॉर्मेशन होता है और C2H5OH फॉर्मेशन होता है। फिर हम इसमें वाटर मिलाते हैं। जब हम वाटर मिलाएंगे तब ये NaOH के साथ जाएगा और ये H+ जाके इसको एसिड करेगा। पर ये जो रिएक्शन है, पहला वाला जो रिएक्शन है यहाँ, ये जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, इसमें अरे वीडियो पॉज हो गया था, मैं आपको बोल लूँ। हाँ, पॉज हो गया था। मैं एक्चुअली बता रहा था ये मॉलिक्यूलरिटी आपका, ये बता रहा था सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं जानता नहीं ये पढ़ा है कि नहीं मैंने अभी। सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि ईस्टर में जब पानी मिलाते हैं तो वो एसिड और एसिटिक एसिड और मतलब ये जो ईस्टर है ये एसिटिक एसिड और C2H5OH में हो जाता है। और इसमें लिक्विड है, लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हम लेते नहीं, सॉलिड लोग का भी हम लेते नहीं, क्योंकि लिक्विड में, अगर हम लिक्विड में एक रिएक्शन चला रहा है तो लिक्विड तो भरपूर होगा।
अगर हम सॉलिड के ऊपर एक चीज़ चला रहे हैं, मतलब ये सॉलिड है, उसके ऊपर कुछ चीज़ हम चला रहे हैं, तो सॉलिड तो भरपूर मात्रा में होगा, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन को 1 लिया जाता है, 100% लिया जाता है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो H2⁴, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ 1 होगा, तो ये जो 1 है, वीडियो चल रहा है कि नहीं, तो ये जो 1 है इसका ऑर्डर होगा 1, पर मॉलिकुलरिटी तो 2 होगा, क्योंकि ये तो 1 है, ये तो 1 है। मॉलिकुलरिटी तो रेट का एक्सप्रेशन से नहीं निकलता, मॉलिकुलरिटी रिएक्शन देख के निकलता है, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है भी नहीं। तो ये इसका ऑर्डर है 1, इसका मॉलिकुलरिटी 2, फिर भी इसको बोला जाता है सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, फिर भी इसको बोला जाता है सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन क्या होता है? बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये क्या होता है? जब हम किसी ईस्टर को हम किसी बेस से रिएक्ट करते हैं, बेस मतलब सोडियम का कोई हो गया, सॉल्ट हो गया, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो वहाँ क्या होता है, अब सोडियम एसीटेट निकलता है और ये निकलता है। इस रिएक्शन में देखो, ये दोनों में किसी लिक्विड और सॉलिड है नहीं, तो दोनों ही कंसिडर होगा, इसका 1 इसका 1, तो ऑर्डर हो गया 2, मॉलिकुलरिटी भी 2, तो इसका ऑर्डर मॉलिकुलर 2 है। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल ऑफ वेरियस ऑर्डर। बहुत सारे जो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इसका एग्जाम्पल में हम आते हैं। पहले मैं सब एग्जाम्पल बता दूँ, फिर मैं बताऊंगा याद कैसे रखना है। तो ये तो सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो फास्ट ऑर्डर में गया है, ये तो आपका गया। एक आपका इथिन है, इथिन के साथ जब H2PDBT एनाइन होता है, ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, इथिन के साथ अब जब हाइड्रोजन मिलता है तो आपका जो इथेन बनता है, ये भी फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है ये भी फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। ये ऑल रेडियो एक्टिव डिके, जितना रेडियो एक्टिव डिके होता है सारे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, केन शुगर अगर आप पानी उसमें मिला दो, इन्वर्सन मतलब क्या? इन्वर्सन मतलब आपका वो डेक्स्ट्रो और लिबो वाला कॉन्सेप्ट जो कि बायोमोलिक्यूल में है। अभी आप समझ लो कि केन शुगर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। केन शुगर का अगर हाइड्रोलिसिस होगा, शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, उसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा H+ की प्रेजेंस में, H+ तो H2 को तोड़ेगा ना, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज निकलेगा। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का देखो समान है फॉर्मूला, C6H12O6, इसका भी C6H12O6, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। और आप यहाँ देख सकते हो, ये कार्बन 6-6-12, यहाँ भी कार्बन 12, यहाँ हाइड्रोजन 12-12 24, यहाँ भी 22-2 24, यहाँ ऑक्सीजन 6-6-12, यहाँ ऑक्सीजन 11 और ये 12। तो ये H2 जो है लिक्विड है, तो लिक्विड हो गया, मतलब ये सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में जाएगा। सेकेंड ऑर्डर में सपोनिफिकेशन रिएक्शन आ गया एक, ठीक है, और H2 + I2 2HI, ये तो आपको दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर, और ये तो आपको सेकेंड ऑर्डर आपको दिख रहा है, यहाँ 2 है। थर्ड ऑर्डर में ये देखो 2NO + O2, जस्ट रिएक्शन को उल्टा कर दो, ये रिएक्शन देखो, ये 2 है, ये 1 है, तो ऑर्डर तो 3 होगा। ठीक है, जो रिएक्शन में जो दिखेगा अगर वही ऑर्डर होगा ना, तो रिएक्शन बहुत सिंपल होता है। जो रिएक्शन में जो दिखेगा वो ऑर्डर अगर नहीं होगा, वो रिएक्शन मान लो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब चलो जीरो ऑर्डर पढ़ते हैं। मैं सारे एग्जाम्पल एक बार बता दूं, फिर मैं बताऊंगा एग्जाम्पल को याद कैसे रखोगे। जीरो ऑर्डर में पहला होता है H2 + Cl2 2HCl, और होता है आपका NH3 का डिकम्पोजिशन। देखो ये जीरो ऑर्डर क्यों है? जीरो ऑर्डर मतलब जो रेट होता है ना, वो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब H2⁴ Cl2⁴, मतलब H2 और Cl2 ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता है। तो रेट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि H2⁴ 1 Cl2⁴ 1, तो रेट इक्वल टू K क्या है? रेट कांस्टेंट। तो रेट क्या है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ रिएक्शन यहाँ क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं अब देखिए, ये है सब गैसियस स्पेसिस है। तो अगर मैं लिखूँगा रेट इक्वल टू K इंटू इसका पार्शियल प्रेशर इंटू Cl2 का पार्शियल प्रेशर, ये लिखूँगा। पार्शियल प्रेशर अगर मैं लिखूँगा, लेकिन ये तो ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा नहीं, तो ये अगर चेंज नहीं होगा तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है, मतलब H2 और Cl2 जो निकल रहा है 2HCl, H2Cl2 हम सप्लाई कर रहे हैं ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज 0, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा तो रेट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। पर ये रेट ना
किसके ऊपर डिपेंडेंट है जान, तो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये एच न्यू जो है ना वो लाइट है। लाइट अगर ज़्यादा कम होगा तब रेट इधर उधर हो सकता है। लाइट अगर ज़्यादा होगा तो रेट ज़्यादा, लाइट अगर कम तो रेट कम। पर H2 और Cl2 के ऊपर वो डिपेंडेंट है नहीं, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, क्योंकि H2Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा ही नहीं, सप्लाई दिया जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर में, प्रेशर हमारा घटना नहीं चाहिए, ये रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर में होता है। तो अब चलते हो डिकम्पोजिशन ऑफ AnH3। ये क्या होगा, यहाँ देखिए NH3 का डिकम्पोजिशन अगर होगा, ऐसे प्लैटिनम सरफेस होगा, प्लैटिनम का सरफेस होगा, उस पर NH3 हम कर देंगे। ये पूरा सिस्टम ऐसे होगा, पूरा सिस्टम होगा, मैं पूरा सिस्टम यहाँ बता नहीं पाऊँगा। बस NH3 क्या होगा, NH3 यहाँ हम दे देंगे, सफिशिएंट मात्रा में दे देंगे, सफिशिएंट मात्रा में हम NH3 देंगे। और NH3 क्या हो जाएगा, N2 और किस में, ये N2 और 3s2 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। लिखा है हियर एट हाई प्रेशर द प्लैटिनम सरफेस गेट सैचुरेटेड विथ NH3 मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम NH3 सप्लाई करेंगे और ये NH3 प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर एडजर्व हो जाएगा। एडजर्व मतलब चुपक जाएगा। तो चुपक जाएगा, बहुत सारा NH3 पहले चुपक जाएगा। हम बाद में जब NH3 देंगे तो वो अभी नहीं चुपकेगा, क्योंकि सफिशिएंटली NH3 चुपक गया है, क्योंकि हाई प्रेशर में ये रिएक्शन होता है, हाई प्रेशर में ही होता है। मतलब NH3 बहुत सारा दिया होगा फिर जगह रिएक्शन होगा। तो जब NH3 बहुत सारा दिया हो जाएगा तो सफिशिएंटली NH3 यहाँ इसके ऊपर चिपक गया होगा। ठीक है, अब NH3 अगर देने में कुछ फ़ायदा नहीं तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। सो फर्दर इंक्रीज ऑफ NH3 विल नॉट अफेक्ट द रेट, तो रेट को अफेक्ट करेगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसमें स्टूडेंट लोग का डाउट होता है कि सर NH3 तो घटेगा, NH3 तो घटेगा फिर, पर NH3 तो सफिशिएंट अमाउंट में है, वो तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि NH3 सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ है पूरा। ठीक है, और जब तक सारे NH3 ख़त्म नहीं होगा तब तक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहेगा। अब बताइए रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। देखिए रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या होता है, जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप में डिपेंड करते हैं। फिर और एक तरह से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। वो कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। हाँ, यहाँ देखिए H2 और ब्रोमीन 2 है 2HBr। यहाँ रेट जो है ना वो H2⁻1 है और Br2⁻½ ये पता कैसे चला, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और ये 1 ये हाफ, तो 1 + हाफ क्या हो गया 3/2, तो ऑर्डर हो गया 3/2। देखिए फ्रैक्शनल ऑर्डर में जो भी तुम्हारा बुक में दिया है सारे सब ऑर्डर 3/2 है। ठीक है, अब देखिए मैं जीरो ऑर्डर में एक छोड़ दिया। जीरो ऑर्डर में आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ये होता है जीरो ऑर्डर। मतलब 2HI और H2I2, जो 2HI डिकम्पोज होकर H2I2 बनते हैं वो होता है जीरो ऑर्डर। तो और क्या फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जाम्पल है, ये CH3CHO वाला। CH3CHO जब CH4 और CO में टूटता है तो CH3CHO 3/2 होता है, ऑर्डर 3/2। इसमें देखिए ये CHCl3 + Cl2 ये होता है आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक है तुम्हारा ऑर्गेनिक में, उसका जो लास्ट वाला स्टेप है ये वो होता है। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के साथ मैं Cl2 मिलाऊंगा तो एक H एक Cl को लेके HCl बन जाएगा और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CCl4। तो यहाँ RAT = K × CHCl3 × Cl2½ होगा। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3/2। अब याद रखो कैसे, देखिए ये तीन रिएक्शन H2 + Cl2 H2 + Br2 H2 + I2 एक जैसा है, पर H2 + Cl2 का ऑर्डर है 0 और H2 + I2 जो होता है 2HI नॉर्मल, उसका मतलब 2। ठीक है, H2 + ब्रोमीन 2 का क्या होता है 3/2। तो याद कैसे रखोगे, देखिए क्लोरीन वाला, क्लोरीन मतलब क्लियर, तो 0 होगा। आई जो है ना वो बहुत बड़े होते हैं, उनका एज बहुत बड़ा होता है तो उसका ऑर्डर भी बड़ा होगा सबसे 2, और ब्रोमीन बीच में रहा तो 3/2 ऐसे। अब ये तीनों रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन 2NO2 2NO + O2, ये रिएक्शन देखो आप 2NO2 2NO + O2 2NO + O2 आपका 2NO2। एक मिनट ठीक तरह से लिख, देखिए ये तीनों रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये इसका उल्टा रिएक्शन है, पर ये रिएक्शन फास्ट ऑर्डर में है। ये रिएक्शन तो आपको 3 जैसा दिख रहा है, ये 2NO + O2। ठीक है,
ये रिएक्शन तो आपको सेकेंड ऑर्डर जैसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ 2 है, पर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। कैसे याद रखोगे? देखिए ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन एक जैसा है, पर इसमें NO है, इसमें N2 है। NO 2 स्पीसीज तो 2, N2 1 स्पीसीज तो 1, ऐसे करके याद रखोगे। और क्या याद रखना पड़ेगा? ये H2 + I2 2HI ऑर्डर होता है 2, प्लस उसका डिकम्पोजिशन का ऑर्डर होता है 0। ये याद रखना पड़ेगा। ये मैंने सब चीज़ बता दिया जो कि आपको याद रखना है, इसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है के। हाँ, के जो होता है वो रेट अगर बढ़ेगा के भी तो बढ़ेगा। एक चीज़ मैंने आपको बताया था, वो जो के T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड है बाय के T डिग्री सेंटीग्रेड है, वो जो होता था 2 to 3 टाइम्स नहीं होता था। रेट बढ़ेगा 2 to 3 टाइम्स तो के भी बढ़ जाएगा 2 to 3 टाइम्स, क्योंकि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा 2 से 3 गुना। तो यहाँ लिखा है के। ठीक है, वो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसमें मैंने समझाया था, मैंने बोला था कि इसको बोलूँगा मैं बाद में। तो रेट कांस्टेंट तो के होता है आपका। रेट कांस्टेंट तो आपने यहाँ पढ़ा, यहाँ रेट कांस्टेंट ये के है, ये के है। ठीक है, अभी इसका यूनिट क्या होगा? पहले यूनिट ऑफ रेट को समझाते हैं। यूनिट ऑफ रेट हमने पढ़ा था मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैसे? क्योंकि ये -dr/dt है, R होता है रिएक्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। वीडियो चल रहा है कि नहीं? हाँ, मोल लीटर इनवर्स। टाइम का होता है सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, टाइम को तो मिनट में भी ले सकते हो, आवर में भी ले सकते हो। अब फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको के निकालना है। रेट क्या होता है? के इंटू 8⁻1, तो के क्या हो जाएगा? रेट बाय ए। तो रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ए का कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर में कट गया, सेकेंड इनवर्स रहा। इधर सेकेंड इनवर्स रहेगा ना, मिनट इनवर्स रहेगा, नहीं तो आवर इनवर्स रहेगा। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू के इंटू 8⁻0। 8⁻0 तो 1 होता है, तो रेट हो गया के। तो के का यूनिट रेट का यूनिट के साथ सेम हो गया। अब फॉर सेकेंड ऑर्डर में रेट क्या होगा? के इंटू A², या रेट इक्वल टू के इंटू A इंटू बी, जो भी है। A इंटू बी जो है सेकेंड ऑर्डर है, A का स्क्वायर भी वही है। तो के क्या हो गया? रेट बाय A²। रेट हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा, अभी A का स्क्वायर क्या है? A मतलब मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर। स्क्वायर को अंदर ले लो, ये हो जाएगा मोल का स्क्वायर। देखो मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर ना, स्क्वायर को अगर अंदर ले लोगे तो मोल का स्क्वायर, और लीटर टू द पावर -2 हो जाएगा। लीटर टू द पावर -2 हो जाएगा। अब मोल स्क्वायर क्या हो गया? मोल लीटर इनवर्स मतलब मोल इनवर्स, मोल बाय मोल स्क्वायर क्या हो गया? मोल इनवर्स, क्योंकि मोल टू द पावर 1 ये है मोल का स्क्वायर। लीटर -1 ये लीटर -2 है। लीटर -2 जब ऊपर जाएगा तो लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लीटर -1 लीटर स्क्वायर, 2 - 1 क्या होगा? 1। सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स है। अच्छा, अब थर्ड ऑर्डर के लिए वैसे ए का क्यू ले लो, यहाँ क्यू ले लो, और यहाँ कैलकुलेशन कर लो। यहाँ जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हो, यहाँ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से देखिए, ये ए का क्यू मतलब मोल लीटर इनवर्स का क्यू, इसका अगर होल क्यू लेंगे तो क्यू जब अंदर घुसेगा तो मोल का क्यू हो जाएगा लीटर का -3 हो जाएगा। मोल बाय मोल क्यू क्या हो जाएगा? मोल टू द पावर -2। वीडियो चल रहा है। लीटर -1 ये लीटर टू द पावर -3 हो जाएगा। -3 ऊपर जाएगा तो लीटर का क्यू, 3 - 1 क्या हो गया? 2। सेकेंड इनवर्स रहा। अब इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, मोल टू द पावर 1 - n, एल टू द पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। एन होता है ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का ले लो। मान लीजिए आप एन की जगह आप ले लो, मैं इरेज कर, अगर आप एन की जगह ले लो, मान लीजिए आप एन की जगह 2 ले लो, 2 ले लो। यहाँ 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल टू द पावर -1, और यहाँ 2 ले लो, 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। तो लीटर टू द पावर 1 सेकेंड इनवर्स रहा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है? जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन में -dr/dt होता है, प्रेशर में लिखा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ आर। तो पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर का यूनिट क्या है? ATM, ATM/सेकेंड। तो ATM सेकेंड इनवर्स, जो कि हमने पढ़ा है। अब फास्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वल टू के इंटू PA।
ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर 1 टू द पावर 1। अच्छा, अगर ये पार्शियल प्रेशर टू द पावर 1 है तो रेट हो जाएगा, मतलब के हो जाएगा रेट बाई पी ए। तो एटीएम सेकंड इनवर्स और पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या है एटीएम, तो सेकंड इनवर्स। तो फास्ट ऑर्डर में हमेशा यूनिट निकलेगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन हो या पार्शियल प्रेशर हो, और मिनट इनवर्स और आवर इनवर्स। जीरो ऑर्डर में के इंटू पी ए टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पी ए टू द पावर 1 था, क्योंकि ये फास्ट ऑर्डर था, ये पी ए टू द पावर 0 हो जाएगा। तो पी ए टू द पावर 0 कितना 1, तो रेट इक्वल टू के। तो रेट का यूनिट जो है जीरो ऑर्डर में वही है। उसी तरह सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में भी निकाल देंगे। तो ट्रिक है एटीएम टू द पावर 1 माइनस एन, जैसे यहाँ पहले होता था मोल टू द पावर 1 माइनस एन, मोल टू द पावर 1 माइनस एन, यहाँ हो जाएगा एटीएम टू द पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स लिख देना। फिर एन की जगह जो भी आप डालोगे उसी तरह से निकल जाएगा। मान लीजिए आप एन की जगह यहाँ 0 डाल दिए, मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर में 0 डाल दो तो एटीएम टू द पावर 1 हो जाएगा। एटीएम टू द पावर 1 लिखा है, सेकेंड इनवर्स लिखा है। फाइंड यूनिट ऑफ के फॉर 3/2 ऑर्डर। 3/2 ऑर्डर के लिए आप इससे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ एन की जगह 3/2 डाल के इससे भी निकाल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन के लिए दिया नहीं, आप दोनों के लिए निकाल सकते हो। 3/2 ऑर्डर का यूनिट पूछा है तो आप कॉन्सेंट्रेशन वाला निकाल दो। ये फॉर्मूला से आप कॉन्सेंट्रेशन वाला निकाल सकते हो, एन की जगह 3/2 डाल के, या ए फॉर्मूला में एन की जगह 3/2 डाल के आप पार्शियल प्रेशर वाला निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फास्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर।